प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से अभिप्राय उस सभ्यता से है जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। संपूर्ण वैदिक काल एक लंबे कालखंड को सूचित करता है जिसके अंतराल में विकास एवं परिवर्तन घटित होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं कालक्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी शेष वैदिक साहित्य से होती है। ऋग्वैदिक काल का समय अनुमानतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का समय अनुमानतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता के विविध पक्षों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वस्तुतः यह विश्व साहित्य की प्रथम और प्राचीनतम रचना मानी जा सकती है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं या मंत्रों के एक समूह को सूक्त कहते हैं, जिसका अर्थ है सुंदर उक्ति अथवा श्रेष्ठ कथन। ये सूक्त 10 अध्यायों अर्थात मंडलों में विभाजित हैं। प्रत्येक सूक्त में एक देवता एवं एक ऋषि का नाम मिलता है। देवता वह है जिसकी स्तुति या आराधना में उस सूक्त की रचना की गई है, और ऋषि वह है जिसने उस मंत्र को देखा अथवा रचा है। ऋग्वेद के सूक्तों के दृष्टा ऋषियों में 6 प्रमुख ऋषि हैं: गृत्समद, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वामदेव और वशिष्ठ। उल्लेखनीय है कि मंत्र दृष्टा ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी, काक्षावृति आदि। इनमें लोपामुद्रा प्रमुख है, जो विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो उनका मूल निवास स्थान भी जान पड़ता है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियों काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमल का उल्लेख भी मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि पश्चिम में ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान अफगानिस्तान तक था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कुल 2 या 3 बार हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य गंगा यमुना के दोआब तक बढ़ तो चुके थे, किंतु वहां वे पूरी तरह बसे नहीं थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक दिखाई देता है। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुपालक थे। उन लोगों ने कोई ऐसी राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जो प्राचीन या आधुनिक किसी भी अर्थ में राज्य की कोटि में आ सकती हो। सप्त सैंधव क्षेत्र पर छोटे छोटे कबायली संगठनों का अधिकार था। उनमें से 5 का उल्लेख ऋग्वेद में पंच जनाह के रूप में हुआ है। राजपद का मतलब कबायली सरदार था। कबायली सरदार को ही राजन कहा जाता था। राजन मुख्य रूप से सैनिक नेता होता था, जो प्रदेश की खातिर नहीं बल्कि गोधन के लिए लड़ता था। उसका शासन उसके जन पर होता था, न कि किसी निश्चित प्रदेश पर। इसलिए उसे जन का रक्षक कहा जाता था। जन शब्द ऋग्वेद में 27 स्थानों पर आया है, लेकिन जनपद शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ और राज्य का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। वैदिक काल के अंतिम दौर में प्रादेशिक राजत्व की कल्पना उभरी, क्योंकि अब राजन को राष्ट्र का रक्षक भी माना जाने लगा था।
ऋग्वेद में दाशराज्ञ अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 जनों के राजाओं के संगठन द्वारा भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। इस 10 राज्ञ युद्ध में भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध करने वाले 10 जन थे। पुरु, यदु, तुर्वश, अणु, द्रुय, अलिन, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव। प्रसंग मिलता है कि भरत वंश के राजा सुदास ने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पद दे दिया था, जिसके कारण विश्वामित्र ने कुपित होकर 10 जनों के राजाओं को संगठित किया और उन्हें सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद में ऐसे उल्लेख आते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि आरंभ में राष्ट्र या जन द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, किंतु धीरे धीरे ये पद पैतृक और आनुवंशिक होता चला गया। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना था। इसके बदले में वह जन के सदस्यों से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता था। लोग उसे स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक उपहार या कर दिया करते थे। राज्य की ओर से नियमित करों की वसूली अभी तक आरंभ नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह मुख्यतः युद्ध का नेता होता था और जिसकी एवज में प्रजा उसे हवि और बलि देकर संतुष्ट करने का प्रयास करती थी। ऋग्वैदिक काल में कोई विस्तृत प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं हुआ था। राजा की सहायता के लिए 3 प्रमुख पदाधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, जिनमें पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व का था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर आसीन थे। ऋग्वेद के अनेक प्रसंगों में पुरोहित द्वारा राजा को परामर्श देते हुए दिखाया गया है। युद्ध के समय भी पुरोहित उपस्थित रहता था। पुरोहित के बाद दूसरा प्रमुख अधिकारी सेनानी था, जो सेनापति या सेना के अध्यक्ष का कार्य करता था। तीसरा अधिकारी ग्रामणी था, जो ग्राम प्रशासन का प्रमुख था। ऋग्वेद से यह जानकारी नहीं मिल पाती कि ग्रामणी गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होता था अथवा राजा द्वारा नियुक्त। कई स्थानों पर व्राजपति नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। संभवतः यह ग्रामणी का ही दूसरा नाम था। दुर्गपति पुरप, गुप्तचर स्पर्श और दूत नाम के अन्य कर्मचारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। चूंकि ऋग्वैदिक काल में चोरी, सेंधमारी, ठगी और गोहरण होता था, इसलिए पुलिस अधिकारियों के अस्तित्व की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। सभा और समिति जैसी कबायली संस्थाएं राजन की सत्ता पर नियंत्रण रखती थीं। समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। इसलिए इसमें सभी महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था, इसलिए समिति के लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था। सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेद के विभिन्न उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सभा अनुभवी, वयोवृद्ध और एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना एवं न्याय वितरण में उसकी सहायता करना था। संभवतः राजन की सत्ता पर विदत नामक एक और संस्था का भी अंकुश था, किंतु उसकी राजनीतिक भूमिका की अधिक जानकारी नहीं है। वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित एवं सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अपराधों में
पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था। यद्यपि चोर अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि को भी चुरा ले जाते थे। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, द्यूत कीड़ा में बेईमानी आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। अधिकांश अपराधों में शारीरिक या आर्थिक दंड ही दिया जाता था। एक प्रसंग में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। अपराधियों की जल एवं अग्नि परीक्षा के भी एकाधिक संकेत मिलते हैं। अनुमान है कि कारागृह भी रहे होंगे। देवताओं ऋग्वेद में एक स्थल पर देवताओं तथा मनुष्यों के बंदी गृह का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग में अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी संकेत है। स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन काफी सरल एवं आरंभिक अवस्था में था। व्याख्यान के अगले चरण में हम आर्यों के सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे।